सीन की स्टार्टिंग होती है डिमोनिक कल्ट के ब्रांच फैक्शन के गेस्ट हॉल से, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि च्यून और एल्डर यॉन्ग खड़े होते हैं। एल्डर यॉन्ग च्यून से बोलती हैं कि डिवाइन फिजिशियन ने जिस भी मेडिसिन हर्ब के बारे में उस प्रिस्क्रिप्शन में लिखा था, मैं वो सारी की सारी मेडिसिन हर्ब्स लेकर आ चुकी हूँ। जिस पे च्यून उन्हें ये करने के लिए थैंक यू बोलता है कि तभी हमें बताया जाता है कि डिवाइन फिजिशियन की पोती को बचाने जाने के पहले च्यून ने अपने फादर की आइडेंटिटी को बिना रिवील करे हुए उनके बॉडी पार्ट्स के अंदर जो भी अजीब चीजें थी जिसे उसने नैनो की हेल्प से डिटेक्ट किया था, वो सारी की सारी बातें च्यून डिवाइन फिजिशियन को बता देता है। च्यून की ये सारी बातें सुनकर डिवाइन फिजिशियन इस कंक्लूजन पर आती हैं कि च्यून के फादर की दिमाग की और दिल की नसें बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज है। जिसके बाद डिवाइन फिजिशियन ने च्यून को एक मेडिसिनल हर्ब की प्रिस्क्रिप्शन दी थी और च्यून जिसने पहले से ही मेडिसिन हर्ब्स की इंफॉर्मेशन नैनो की मदद से अपने अंदर स्टोर कर लिया था, च्यून वो प्रिस्क्रिप्शन एल्डर यॉन्ग को दे देता है और उसके अंदर जो भी मेडिसिन हर्ब्स लैक कर रही थी, मतलब कि जो मेडिसिन हर्ब्स उसके अंदर नहीं थी, वो सारी की सारी मेडिसिनल हर्ब एल्डर यॉन्ग को कहकर उन्हें ढूंढने के लिए वहां से भेज देता है। और यहीं से सीन चेंज होकर प्रेजेंट पर आता है, जहां पर एल्डर यॉन्ग च्यून से बोल रही होती हैं कि मैं कुछ ही दिन यहाँ से गायब थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कुछ हो गया। जिस पे च्यून बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर में सब कुछ अच्छा ही हुआ था। जिसके तुरंत ही बाद एल्डर यॉन्ग अपने घुटनों पर आते हुए अपने हाथों को जोड़ते हुए च्यून से बोलती हैं, कांग्रेचुलेशन डीमन लॉर्ड, वर्ल्ड के 5 ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट के रैंक के अंदर इंटर करने के लिए। जिस पे च्यून उन्हें थैंक्स बोलता है। च्यून अपने मन के अंदर बोलता है कि चलो मैंने सारी की सारी मेडिसिनल हर्ब इकट्ठा कर ली हैं, अब मुझे केवल डिवाइन फिजिशियन के मैटर को सॉल्व करना होगा। यहाँ पर बात डिवाइन फिजिशियन के पोती के फ्यूनरल के बारे में हो रही है। च्यून बोलता है कि ये ट्रिप बहुत ही ज्यादा लंबी थी, मैं डिमोनिक कट से बहुत ही ज्यादा समय से दूर हूँ, मुझे जल्द से जल्द वहां पर लौटना होगा। अभी बाहर से आवाज आती है कि डिमन लॉर्ड ब्रांच फैक्शन से आपसे कोई मिलने के लिए आया है। जिसपे च्यून उसे अंदर आने के लिए बोलता है। वो बंदा एक हुडी पहने हुए बंदे को अपने साथ अंदर लेकर आता है। च्यून उसे देखता है कि तभी वो बंदा अपने हाथ जोड़ते हुए घुटनों पर आ जाता है। च्यून उससे पूछता है कि आखिरकार कौन हो तुम? जिसपे वो बंदा च्यून से बोलता है कि डीमन लॉर्ड डार्कनेस सेट के एल्डर हुआंग ने मुझे यहाँ पर भेजा है। ये सुनकर च्यून थोड़ा हैरान हो जाता है। च्यून अपने मन के अंदर बोलता है कि अगर जो उसने सीक्रेट फैंटम सेट के मेंबर को छोड़कर डार्कनेस सेट के एक मेंबर को यहाँ पर भेजा है, तो वजह जरूर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। च्यून ये सब अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि तभी वो बंदा अपने वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए च्यून से बोलता है, डीमन लॉर्ड वो लोग 10,000 ग्रेट माउंटेन तक पहुंच चुके हैं। अब ये सुनकर च्यून और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। और यहीं से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद पर आता है, जहां पर हमें डिवाइन फिजिशियन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पोती के बेटे को अपने हाथ के अंदर लेते हुए रो रही होती है। और वहीं से थोड़ी दूर खड़ा युबोंग उनकी पोती के कॉफिन को सही से रखने के लिए गार्ड्स को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। और यहीं पर हमें बताया जाता है कि च्यून ने डार्कनेस सेट के उस मेंबर की ये बात सुनकर च्यून ने उसी दोपहर को वहां से निकलने का प्लान बना लिया था। हालांकि ओरिजिनल प्लान ये था कि वो डिवाइन फिजिशियन की पोती के फ्यूनरल को पूरी तरीके से कंप्लीट कर तब यहाँ से निकलेगा, लेकिन कुछ बिन बुला लोगों की वजह से उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ रहा होता है। लेकिन च्यून ने डिवाइन फिजिशियन को ये प्रॉमिस दिया है कि वो मेन कल्ट के अंदर उनकी पोती के फ्यूनरल को बहुत ही ज्यादा धूमधाम से करेगा। लेकिन भैया हमको नहीं मालूम कि धूमधाम से मातम कैसे मनाया जाता है, इनको लोगों को मालूम होगा। वो गार्ड मुग्यू से बोलता है कि सारी की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब हम लोग निकल सकते हैं। गार्ड की ये बात सुनकर मुग्यू बोलती है ठीक है, लेकिन डीमन लॉर्ड कहाँ पर है? मुग्यू की ये बात सुनकर पीछे से युबोंग बोलता है कि वो एल्डर यून और एल्डर योंग के साथ एल्डर वांग को देखने के लिए गए हैं। अब युबोंग की ये बात सुनकर मुग्यू थोड़ी परेशान हो जाती है। मुग्यू अपने मन के अंदर बोलती है, मास्टर वांग ने वहाँ पर लेडी वांग के साथ डीमन लॉर्ड की शादी करने की इशू के बारे में बात की थी, क्या वो लोग इसी टॉपिक पे वहाँ पर बात करने के लिए गए हैं? वहीं पर मुग्यू के बगल में खड़ी वांग हुल जब मुग्यू को परेशान होता देखती है तो वो बोलती है, मुग्यू क्या तुम ठीक हो? जिस पे मुग्यू बोलती है, थैंक यू पूछने के लिए वांग हुल, लेकिन मैं ठीक हूँ। जिसके बाद मुग्यू अपने सीने के ऊपर हाथ रखते हुए अपने मन के अंदर बोलती है कि मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे डीमन लॉर्ड के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, जिस तरीके से मैं अब तक करती आई हूँ, उस पर्सन से जिससे मैं प्यार करती हूँ। यहीं से सीन चेंज होकर एल्डर यॉन और एल्डर योंग पर आता है। वो दोनों लोग अपने मन के अंदर बोल रहे होते हैं, ये अनबिलीवेबल है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? वो जिसे अनराइवल सॉर्ड बोला जाता है, वो अपने बच्चों के साथ हमारे कल्ट के अंदर इंटर करना चाहता है। और वहां पर हमें दिखाया जाता है कि एल्डर वांग अपने बच्चों के साथ उन लोगों के सामने घुटनों पर बैठे हुए होते हैं। अब यहाँ की ये हालत देखकर च्यून भी थोड़ा हैरान हो रहा होता है। च्यून वहां पर एल्डर वांग से कुछ बोलना ही जाता है कि तभी एल्डर वांग उसे रोक देते हैं। एल्डर वांग बोलते हैं, डीमन लॉर्ड मैं होप करता हूँ कि आप हम लोगों को मना नहीं करेंगे। डीमन लॉर्ड आप मुझे यहाँ पर कल्ट के अंदर एंटर करने दीजिए, इसी तरीके से मैं आपको अपनी बेटी की जान बचाने का ग्रेटिट्यूड रीपे कर पाऊंगा। और इस तरफ एल्डर वांग की ये सारी बातें सुनकर एल्डर योंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। एल्डर योंग अपने मन के अंदर बोलते हैं, मैं तो यहाँ पर डीमन लॉर्ड के साथ लेडी वांग की शादी के इशू को पुश करने वाला था, लेकिन किसे पता था कि पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर हमारे कल्ट के अंदर एंटर करना चाह रही है। और इस तरफ एल्डर वांग की ये सारी बातें सुनकर च्यून भी हैरान हो रहा होता है। च्यून अपने मन के अंदर बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, लेडी वांग के साथ डुअल कल्टीवेशन करने के बाद
लगातार लेडी वांग के साथ शादी करने के इशू के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन केवल एक ही घंटे के अंदर इन्होंने अपना पूरा का पूरा एटीट्यूड ही चेंज कर लिया। ये लेडी वांग का आइडिया था। ये सोचते हुए जब च्यून युगुन की तरफ देखता है तो युगुन शर्माते हुए अपने सर को घुमा लेती है, जिसके तुरंत ही बाद एल्डर वांग वहां पर अपने वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए च्यून से बोलते हैं कि डीमन लॉर्ड, चलिए इस मैरिज के टॉपिक को हम लोग बाद में बात करेंगे। मेरे हिसाब से जल्दी जल्दी करने से अच्छा आप दोनों लोग एक दूसरे को समझ ले और जान ले, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर शादी के इशू को थोड़ा पुश करेंगे। अब ये सुनकर च्यून और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। च्यून अपने मन के अंदर बोलता है, पहले तो मुझे लगा ही था, लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि यह सारा आइडिया लेडी वांग का है। च्यून अपने मन ही के अंदर बोलता है कि मुझे लगता है कि लेडी वांग बाकी से बहुत ही ज्यादा अलग है। ये बोलते हुए च्यून युगुन की तरफ देखता है, जो इतना ज्यादा शर्मा रही होती है कि वो च्यून से नजरें तक नहीं मिला पा रही थी, जिसके तुरंत ही बाद च्यून एल्डर वांग से बोलता है, चलिए ठीक है। जिसके बाद च्यून अपने हाथ को जोड़ते हुए एल्डर वांग से बोलता है कि वो जिसे अनराइवल स्वॉर्ड बोला जाता है, वो खुद ही यहाँ पर हमारे कल्ट के अंदर एंटर करने के लिए कह रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या होगी। जिसके बाद एल्डर वांग च्यून को कल्ट के अंदर एंटर करने की परमिशन देने के लिए उसे थैंक यू बोलते हैं, और पीछे से एल्डर युन और एल्डर योंग भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि उन्होंने कल्ट के अंदर अनराइवल स्वॉर्ड वांग जुन को एंटर करा लिया। और ये सब देखते हुए एल्डर योंग अपने मन के अंदर बोल रहे होती हैं, ये बहुत ही बड़ी डील है। ये चीज इतनी ज्यादा बड़ी है कि ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के बैलेंस को ये हिला कर रख सकती है। और यहीं से सीन चेंज होकर कुछ दिन बाद डिमोनिक कल्ट की तरफ बढ़ते हुए च्यून के कार वहां पर आता है। वहीं पर डिमोनिक कल्ट का एक और मैसेंजर च्यून से वॉइस ट्रांसमिशन के द्वारा बोल रहा होता है, डीमन लॉर्ड, वो लोग डिमोनिक कल्ट के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है कि वो लोग 2 दिन के अंदर ही कल्ट की मेन लोकेशन तक पहुंच जाएंगे। अब ये सुनकर च्यून भी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो एल्डर योंग से पूछता है, आखिरकार हमें मेन कल्ट की लोकेशन तक पहुंचने में और कितना वक्त लगेगा। जिस पे एल्डर योंग च्यून से बोलते हैं कि अगर जो हम लोग जल्दी करें तो 3 दिन तक हम लोग मेन कल्ट तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर च्यून बोलता है कि अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं रह गई, मुझे यहाँ से अकेले ही निकलना पड़ेगा। ये सुनकर वहाँ के सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। युबोंग च्यून से पूछता है कि डीमन लॉर्ड, आखिरकार हुआ क्या। जिसपे च्यून सीरियस सा फेस बनाते हुए युबोंग से बोलता है, कुछ बिन बुलाए मेहमान हमारे कल्ट तक पहुंच चुके हैं। च्यून की अकेले जाने वाली बात जब एल्डर योंग सुनती है तो वो च्यून से बोलती हैं, अगर जो वो वहां से अकेले जा रहे हैं तो मैं और एल्डर योंग आपके साथ ही आएंगे। जिस पे च्यून उन्हें मना कर देता है। च्यून बोलता है कि आपको नहीं, आप लोग सब लोगों को साथ में लेकर कल्ट तक सेफली पहुंचेंगे जैसा कि प्लान था, और ये मेरे लिए अच्छा और तेज भी होगा कि मैं अकेले जाऊं। ये बोलते साथ ही च्यून वहां से तेजी से निकल जाता है और पीछे से वो दोनों लोग उसे डीमन लॉर्ड करते रह जाते हैं। युबोंग एल्डर योंग से पूछता है, एल्डर योंग, आखिरकार वो कौन से गेस्ट हैं जिनकी आने की बात सुनकर डीमन लॉर्ड भी इतनी ज्यादा जल्दी में है। जिसके जवाब में एल्डर योंग बोलती हैं कि मुझे भी नहीं पता। एल्डर योंग अपने मन के अंदर बोलती हैं कि सबको लगता है कि डीमन लॉर्ड अपने सेक्लूजन ट्रेनिंग के अंदर है, लेकिन वो यहाँ पर बाहर ट्रिप पे हैं। अगर जो कोई जरूरी इंसान ने कल्ट के अंदर एंट्री ली है तो डीमन लॉर्ड को वहाँ पर उन्हें ग्रीटिंग्स देने के लिए जाना ही होगा। और यहीं से सीन चेंज होकर 2 दिन बाद 10,000 ग्रेट माउंटेन के नजदीक आता है, और यहीं पर हमें च्यून का सीन दिखाया जाता है, जो डिमोनिक कल्ट की तरफ बड़ी तेजी से दौड़ रहा होता है। च्यून अपने मन के अंदर बोलता है कि मैं यहाँ पर वक्त से पहले पहुंच गया। 2 दिन तक लगातार दौड़ना ये वर्थ इट था कि तभी च्यून को वहां पर कुछ महसूस होता है। च्यून वहीं पर एक पेड़ की डाल के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। च्यून वहां पर उस ब्रांच के ऊपर खड़े होते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि मैं यहाँ से बहुत ही सारे लोगों की प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा हूँ। और वहीं पर हमें नीचे एक कारवा को जाते हुए दिखाया जाता है। वहां पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही ज्यादा लोग डिमोनिक कल्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और वहीं पर उस कारवा के अंदर सब लोग एक रेड कलर के फ्लैग को पकड़े हुए होते हैं, जिसके अंदर एक गोल्डन कलर का ड्रैगन इम्प्रिंट था। च्यून उस फ्लैग को देखकर तुरंत ही समझ जाता है कि ये लोग रॉयल फैमिली से हैं। च्यून बोलता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। मैंने सुना था कि ये लोग जियांगू से अलग हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं ये रॉयल फैमिली के लोग मार्शल आर्ट्स को क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बोलते साथ ही वहाँ पर च्यून उन रॉयल फैमिली के गार्ड्स को देख रहा होता है। च्यून ये बोलने के साथ ही वहाँ पर घोड़े के ऊपर सवार 2 लोगों को देखते हुए अपने मन के अंदर बोलता है, बंदा जो सबके सामने से जा रहा है ये शायद इनका कमांडर है, जो कि अपने एवोल्यूशनरी रिलम पर है, और इसके बगल में वो सुप्रीम पीक पर है। इन दोनों को छोड़कर बाकी के सारे सोल्जर फर्स्ट और सेकंड स्टेज के अर्ली पीक पर हैं। बोलने के बाद च्यून नैनो से जूम इन करने के लिए बोलता है। च्यून से कमांड पाकर नैनो बोलता है कि यूजर के आंखों के अकॉर्डिंग इसे जूम किया जा रहा है। जिसके बाद नैनो उस एवोल्यूशनरी रिलम के कमांडर के ऊपर जूम इन करता है। जूम इन करने के बाद च्यून नैनो की हेल्प से उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। च्यून अपने मन के अंदर बोलता है, ये एक मिड एज का बंदा है, ये मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होने के साथ ही साथ इसके पास वॉर का एक्सपीरियंस भी है। जिसके बाद नैनो उस सुप्रीम पीक वाले सेकंड हैंड कमांडर के ऊपर जूम इन करता है। च्यून अपने मन के अंदर बोलता है, वो एवोल्यूशनरी रिलम वाला बंदा तो मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन ये बंदा ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। इस बंदे के ऑरा को देखकर लग रहा है कि ये बंदा एक ऑफिशियल स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पर ये केवल एक छोटा सा सोल्जर है। इसके बाद हमें वहाँ पर दिखा जाता है कि नैनो ने उस डोली के ऊपर जूम इन किया होता
होता है। इसे क्या बोलते हैं इसके बारे में मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इसको डोली बोले दे रहा हूँ। चियून अपने मन के अंदर बोलता है, लेकिन ये लोग जिसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस डोली के अंदर, बंदा उस इंसान ने जरा सा भी मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस नहीं किया है। मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार ये कौन होगा। जिसके बाद हमें मेन हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है और उसी एंट्रेंस गेट के वॉल के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक बंदा उसी वॉल से खड़े होकर बाहर को देख रहा होता है। वो बंदा कोई और नहीं, सीक्रेट फैंटम सेक्स से हेवनली डिमोनिक डिवाइन कल्ट के 7th एल्डर हुआंग यी होते हैं, जो कि परेशान होते हुए अपने नाखून को चबा रहे होते हैं कि तभी एल्डर हुआंग यी के पीछे एक टॉर्नेडो सा होता है और वहां पर उसी टॉर्नेडो के साथ एक बंदे की एंट्री होती है, जो कि एल्डर हुआंग से बोलता है, क्या हुआ एल्डर हुआंग, क्या डीमन लॉर्ड अभी तक नहीं आए। ये बंदा हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट का ग्रेट गार्डियन है, जिसका नाम मालाग्यूम है। ग्रेट गार्डियन की बात सुनकर एल्डर हुआंग बोलते हैं कि नहीं, डीमन लॉर्ड अभी तक नहीं पहुंचे और यही चीज मुझे और भी ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि रॉयल फैमिली के लोग बहुत ही जल्दी यहाँ तक पहुंच जाएंगे। एल्डर हुआंग ये बोल ही रहे होते हैं कि तभी ग्रेट गार्डियन को कुछ महसूस होता है। ग्रेट गार्डियन जब अपनी पावर्स को यूज करते हुए सामने को देखते हैं तो वो पाते हैं कि कोई बंदा बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। ग्रेट गार्डियन अपने मन के अंदर बोलते हैं कि कोई बंदा हमारी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और ये बंदा इतना ज्यादा फास्ट है कि मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार ये है कौन। इसका मतलब स्किल्स के मामले में ये बंदा मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। अब ग्रेट गार्डियन ये देख कर कि कोई बंदा उनकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है जो कि उनसे ज्यादा पावरफुल है, वो अपने स्टेंस ले लेते हैं फाइट करने के लिए। ग्रेट गार्डियन एल्डर हुआंग से बोलते हैं कि एल्डर हुआंग, मुझे लगता है कि हमें अटैक के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। जिस पे एल्डर हुआंग कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं कि अटैक, किस तरीके का अटैक, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। ग्रेट गार्डियन एल्डर हुआंग से बोलते हैं कि उस तरफ देखो। ग्रेट गार्डियन की बात सुनकर एल्डर हुआंग उस तरफ देखते हुए बोलते हैं कि आखिरकार तुम मुझे क्या दिखाना चाह रहे हो। लेकिन जब एल्डर हुआंग उस तरफ देखते हैं तो एल्डर हुआंग को केवल हवा से उड़ती हुई पत्तियां ही दिख रही होती हैं। लेकिन जब एल्डर हुआंग ध्यान से देखते हैं तो उन्हें केवल एक टेढ़ी मेढ़ी रे दिखाई पड़ती है, जो किसी के बहुत ही ज्यादा फास्ट दौड़ने से वहां पर बनी है। एल्डर हुआंग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एल्डर हुआंग बोलते हैं, ये बंदा इतनी ज्यादा फास्ट से मूव कर रहा है कि मैं इसे बिना कॉन्सेंट्रेशन के देख ही नहीं पा रहा हूँ। आखिर में ये है क्या चीज।